एक अच्छा सा चैप्टर, इम्पॉर्टेंट चैप्टर, बहुत सारे कॉन्सेप्ट अपने अंदर समेटे हुए हैं। चलिए, केमिकल बॉन्डिंग होगा क्या? केमिकल बॉन्डिंग माने दो या दो से ज़्यादा एटम मिलेंगे, मिलके क्या करेंगे, कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन करना होगा, माने बॉन्ड बनाएंगे। पहले कोई एटम है, अलग अलग होता है, मिलते हैं, मिलने के बाद एक दूसरे के पास आएंगे। बॉन्ड बनाने के कई तरीके होंगे, खासतौर से यहाँ पे बात होगी 3 तरह के तरीके होंगे। तो चलिए देखते हैं केमिकल बॉन्डिंग में शुरुआत कहाँ से करते हैं। सबसे पहले नॉन बॉन्डेड एटम से बॉन्डेड एटम तक पहुँचेंगे और देखेंगे क्या होने जा रहा है। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग में देखिए, एक एटम ए मान लीजिए ले लिया, दूसरा एटम भी ए ले लिया, और ये दोनों कंबाइंड हुए और कंबाइंड होके ये कंडीशन बनी हुई है। और देखिएगा, ये दोनों एटम अभी एक दूसरे से बाउंड नहीं हैं, है ना, तो इनको बोलेंगे नॉन बॉन्डेड एटम। क्यों भाई? लेकिन ये दोनों एक दूसरे से बाउंड हो चुके हैं, और यानी कि बॉन्ड का फॉर्मेशन हो चुका है, तो इसको बोलेंगे बॉन्डेड एटम। बॉन्डेड एटम, यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। जब कभी भी ऐसा होगा, ठीक है ना, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, नॉन बॉन्डेड से बॉन्डेड होंगे, ठीक है, तो हमेशा इस बात को याद रख लीजिए कि वहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस बात को लिखूँ कि एनर्जी रिलीज, ये ऑलवेज, हमेशा ऐसा होगा, एनर्जी रिलीज होगी। अच्छा, देखिए, जब ऐसा हुआ तो इसका मतलब देखिए, इस साइड में और इस साइड को अगर कंपेयर किया जाए तो इस साइड में एनर्जी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जब ये प्रोसेस हुई, ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, तो यहाँ से कुछ एनर्जी क्या हुई है, रिलीज हो चुकी है। तो इसका मतलब यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा है, यहाँ पे एनर्जी क्या है, ज़्यादा है, यहाँ पे एनर्जी कम है इसके कंपैरिजन में। तो जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज होती। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि बॉन्ड बन भी जाए और एनर्जी इंक्रीज हो जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ठीक है ना, तो जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो एनर्जी डिक्रीज होती है। तो अब देखिए, एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो गई, माने जब बॉन्ड बना तो यहाँ पे एनर्जी डिक्रीज हो गई। और सबको पता है कि जिधर एनर्जी कम होती है उधर स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, माने ये वाला इसके कंपैरिजन में क्या है, मोर स्टेबल है। ठीक है, इसके कंपैरिजन में मोर स्टेबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन ऑलवेज एक्सोथर्मिक, ऑलवेज एक्सोथर्मिक। कोई भी सिंगल बॉन्ड ऐसा नहीं मिलेगा कि बॉन्ड का फॉर्मेशन हो और वहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब हुई होगी, ऐसा नहीं मिलेगा। तो ऑलवेज एक्सोथर्मिक बॉन्ड फॉर्मेशन, और ऑलवेज एक्सोथर्मिक एनर्जी निकल रही है, इसका मतलब क्या है, कह सकते हैं हेंस स्टेबिलाइजिंग प्रोसेस। यानी बॉन्ड, आप कोई कहे बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों होता है, तो सीधे सीधे कहोगे कि स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए होता है। बॉन्ड फॉर्मेशन ऑलवेज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, हेंस स्टेबिलाइजिंग प्रोसेस। यानी कि बॉन्ड क्यों बनते हैं, बॉन्ड इसलिए बनते हैं कि स्टेबिलिटी बढ़ जाए। ठीक है, बात क्लियर हो गई, यहाँ पे हो जाएगी। तो ये ठीक है, यहाँ तक तो किसी को कोई सस्पेक्ट? अच्छा सर, पूरा इरेज करने से एक बार फिर से लिखिए, बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, पूरा एक बार फिर से कोई लिखे, जिसने लिखा था मैं देख नहीं सका है, सब 60। अच्छा ठीक है, ले लीजिए, जल्दी से ले लीजिए।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो फिर आते हैं। चलिए हो गया ना। चलिए बॉन्ड फॉर नॉन बॉन्डेड एटम, बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, एनर्जी रिलीज हो गई, माने बॉन्ड फॉर्मेशन ऑलवेज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसका मतलब क्या है? स्टेबलाइजिंग प्रोसेस, ठीक है। हाँ चलिए अब देखते हैं नेसेसरी कंडीशन फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न ज़रूर हो जाता, क्योंकि 9th क्लास से आप लोग पढ़ते आते हो ऑक्टेट 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 कि बॉन्ड क्यों बनता है, इसलिए बनता है कि ऑक्टेट पूरा हो जाए, लेकिन ऐसा है नहीं यहाँ से, ठीक है। तो अब ज़रा सा देखिएगा यहाँ पे नेसेसरी कंडीशन यहाँ पे फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। नेसेसरी कंडीशन, थोड़ा सा इसको अच्छा लिख दिया जाए यार। चलिए नेसेसरी कंडीशन फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। देखिए कहाँ से कंफ्यूज होगा, आप यही कहोगे या आप यही सोचेंगे बच्चे कि ऑक्टेट का एक्वायर करना ये नेसेसरी कंडीशन है, क्योंकि बॉन्ड बनते हैं तो जनरली यही तो होता है कि वहाँ पे जिसका ऑक्टेट पूरा नहीं होता वही बॉन्ड बनाते हैं, जिसके ऑक्टेट पूरे होते हैं वो बॉन्ड नहीं बनाते हैं। लेकिन ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है, ठीक है। नेसेसरी कंडीशन ये है कि डिक्रीज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम, माने जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वहाँ पे सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज होगी। डिक्रीज इन एनर्जी ऑफ सिस्टम ये नेसेसरी कंडीशन है बॉन्ड फॉर्मेशन की। क्यों? क्योंकि अभी हम देखेंगे कि कई जगह ऐसी मिलेगी जहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ होगा, लेकिन वहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ होगा। तो अगर वो नेसेसरी कंडीशन होती, आवश्यक शर्त होती, ठीक है ना, तो क्या ऐसा हो पाता? नहीं ना। तो बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल मिलेंगे जहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है लेकिन बॉन्ड बना हुआ है, इसका मतलब ये नेसेसरी कंडीशन में नहीं आएगा। लेकिन सिंगल एग्जाम्पल भी ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो और एनर्जी रिलीज न हो, माने हर हाल में वहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी, माने सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज होगी। तो ये नेसेसरी कंडीशन है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए कि डिक्रीज इन एनर्जी ऑफ सिस्टम। हाँ एक हेडिंग दूसरी हम लोग कह सकते हैं कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये देखिएगा कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, माने केमिकल कॉम्बिनेशन एक तरीके से कह सकते हैं एक दूसरे से जुड़ना, या कह सकते हैं रिएक्शन का होना। क्यों होता है भाई केमिकल कॉम्बिनेशन का काज क्या है? एक तो ये है कि हर एक स्पेसीज, हर एक एटम चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल हो जाऊं, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल होने के लिए क्या करेगा? एनर्जी को कम करना चाहेगा, एनर्जी को रिलीज़ करना चाहेगा, एनर्जी को डिक्रीज़ करना चाहेगा, माने टेंडेंसी टू हैव मिनिमम एनर्जी, जो कि ये डिक्रीज इन सिस्टम है। तो पहला केमिकल कॉम्बिनेशन का जो काज है वो काज है टेंडेंसी टू हैव मिनिमम एनर्जी। हर एक के पास ये टेंडेंसी होगी, टेंडेंसी टू हैव मिनिमम एनर्जी, माने मैक्सिमम स्टेबिलिटी। यही तो है, हर एक के अंदर ये टेंडेंसी होती है। आपके अंदर टेंडेंसी है कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, ठीक है, फिर उसके बाद एमडी या एमएस कर लूँ, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल हो जाऊँ, बड़ा से बड़ा डॉक्टर बन जाऊँ, ये टेंडेंसी है ना। तभी तो आज सुबह सुबह जो है ठंडी में उठ के पढ़ रहे हो। ये टेंडेंसी हर एक के पास ये टेंडेंसी होती है, ठीक है। और दूसरी बात ये हो जाती है, फिर दूसरी ये टेंडेंसी होती है भाई देखिए, एक तो मिनिमम एनर्जी एक्वायर करना, ये स्टेबल है। दूसरा है कि ये सोचेगा कि मेरे पास नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाए, दूसरी टेंडेंसी।
नोबल गैस क्योंकि वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन किससे एसोसिएटेड है ना, मैक्सिमम स्टेबिलिटी, माने जिसके पास नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा वो स्टेबल होगा। तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने की टेंडेंसी ज़रूर होती है, लेकिन वो नेसेसरी कंडीशन नहीं होती है, नेसेसरी कंडीशन नहीं होती है। नेसेसरी कंडीशन डिक्रीज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम, डिक्रीज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है ना। और चलिए बहरहाल ये बातें हो जाएंगी। तो यहाँ पे दूसरा करते हैं, टेंडेंसी, ये सेकेंड पॉइंट, टेंडेंसी टू एक्वायर, टेंडेंसी टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये दो तरह की टेंडेंसी होगी, ठीक है ना, किसके लिए, केमिकल कॉम्बिनेशन के लिए, ठीक है बच्चों। चलिए ये लेकिन नेसेसरी कंडीशन की अगर बात करेंगे तो सिर्फ इसको, अगर ये नेसेसरी कंडीशन कहा जा रहा है और दोनों ऑप्शन दे के बोथ किया जा रहा है, तो ये बोथ आप करेक्ट नहीं करोगे, ठीक है। क्या करोगे, डिक्रीज एनर्जी वाला करोगे। क्यों, हमने कहा ना अभी बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल हमको मिलेंगे जहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ होगा, लेकिन फिर भी बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ होगा। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद आगे इसमें करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हेडिंग हम लोग करेंगे इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी, ये ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी को दिया था कॉसेल एंड लुईस ने। लुईस का नाम बड़ा जाना पहचाना, तो कॉसेल एंड लुईस ने दिया था, हालांकि इसको एक्सटेंडेड किया था, ठीक है ना, प्रेजेंट फॉर्म में जो लाया था लैंगम्योर ने किया था। तो सबसे पहले तो बस यही बात कर लेते हैं कि किसने दिया था, तो बता लीजिए, कॉसेल एंड लुईस ने, है ना, कॉसेल एंड लुईस, कॉसेल एंड लुईस, इसको गिवन, अरे यार ये तो बड़ा भीगा हुआ है, गिवन बाय कॉसेल एंड लुईस, इसको दिया था ये इन्होंने दिया था। ये क्या है, देखिए इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी, ये पूरे बॉन्ड बनाने के बारे में एक्सप्लेनेशन है, किस क्या क्या होता है, कौन कौन बॉन्ड बनाएंगे, कौन कौन स्पेसीज बॉन्ड नहीं बनाएगी, कहाँ कहाँ एक्सेप्शन आएंगे, इनके बारे में ये सब बातें बताती है। सबसे पहला पॉइंट इस थ्योरी का ये है कि ये थ्योरी ये कहती है कि बॉन्ड फॉर्मेशन में या कहिए केमिकल कॉम्बिनेशन में वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है ना। इन केमिकल कॉम्बिनेशन, ये पहला इसका पॉइंट है कि केमिकल कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रॉन ऑफ वैलेंस सेल, इलेक्ट्रॉन ऑफ वैलेंस सेल या वैलेंसी सेल कहिए, वैलेंसी सेल पार्टिसिपेट। हाँ, अब आप लोगों को दिमाग में ज़रूर बात उठ रही होगी कि डी ब्लॉक की वैलेंसी, जैसे आयरन की +2 भी है +3 भी है, तो +2 है तब तो क्या है कि वैलेंसी सेल, लेकिन +3 है तो अंदर भाई डी का भी एक इलेक्ट्रॉन गया है, माने इनर सेल भी पार्टिसिपेट किया है। तो हाँ, बात ये सही है। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक माने ट्रांजिशन एलिमेंट और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट में ये एक्सेप्शन आएगा, या कहिए कि इस पॉइंट में इसको ऐड किया जाए, एक्सेप्शन नहीं कहिए बल्कि इस पॉइंट में ऐड किया जाए एक बात को कि डी ब्लॉक या ट्रांजिशन एलिमेंट एंड इनर
ट्रांजिशन एलिमेंट, ये आउटर सेल माने NS एंड N-1 D और या F है तो N-2F, सब सेल के इलेक्ट्रॉन माने आउटर सेल और इनर सेल के इलेक्ट्रॉन भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसा कि अगर एग्जांपल किया जाए आयरन में 1s2 और यहाँ पे 3d6 और 4s2। तो पहले जब आयरन देखिए Fe+2 माने ऐसा कंपाउंड देखिए ना, FeCl2 है, फेरस क्लोराइड है, क्लोरीन के साथ कॉम्बिनेशन किए हुए हैं। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन सा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किया हुआ है, आउटर सेल वाला पार्टिसिपेट किया हुआ, ये वाला। लेकिन अगर यहाँ पे ये देखा जाए माने इस तरह का कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है, तब यहाँ पे क्या हुआ है, अब यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किया हुआ है, ठीक है ना, देखिए यहाँ से भी। तो आउटर सेल के साथ साथ इनर सेल के भी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, कहाँ पे, इनर ट्रांजिशन और ट्रांजिशन एलिमेंट में। लेकिन S और P ब्लॉक में सिर्फ और सिर्फ आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद दूसरा पॉइंट ये कहता है कि जो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है, नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नेक्स्ट पॉइंट ये होता है कि नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन एसोसिएटेड विद मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी, मिनिमम एनर्जी और मैक्सिमम स्टेबिलिटी। कहते हैं नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन इज एसोसिएटेड विद मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी। तो क्या होगा, ऐसे एटम जिनके पास नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन माने NS2Np6 इलेक्ट्रॉन है, माने ऑक्टेट कंप्लीट है, वो केमिकली इनर्ट होते हैं, ठीक है ना। तो नोबेल गैस का दूसरा पॉइंट इन्होंने कहा, नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम स्टेबिलिटी से एसोसिएटेड है। पीछे हम लोग इस बात को पढ़ भी चुके हैं कि ऑक्टेट कंप्लीट या P में 6 इलेक्ट्रॉन या हाफ फील्ड या फुल फील्ड क्यों स्टेबल हो जाता है, एक्सचेंज एनर्जी वाली बातें मैंने समझाया था, वीडियो भी मौजूद हैं। तो बहरहाल ये मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम स्टेबिलिटी होती है। अच्छा, इसलिए क्या है कि अगर ये कॉन्फ़िगरेशन है तो वो केमिकली स्टेबल होंगे, माने क्या, उनको रिएक्शन करने की ज़रूरत नहीं होगी, कॉम्बिनेशन की ज़रूरत नहीं। लेकिन ऐसे एलिमेंट, अब कहेंगे ऐसे एलिमेंट जिनके पास ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, ऐसे एलिमेंट जिनके पास ये वाला नहीं है, क्यों भाई, जिनके पास माने नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, वो क्या करते हैं, केमिकली रिएक्टिव होंगे, केमिकली ये रिएक्टिव होंगे, ठीक है ना। और ये क्या करेंगे, केमिकल कॉम्बिनेशन करके नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करेंगे। केमिकल कॉम्बिनेशन इसीलिए करेंगे ताकि ये हो जाए, ये है नहीं, ठीक है ना, जिनके पास ये है नहीं माने स्टेबल है नहीं, वो स्टेबिलिटी लाने के लिए ये काम करेंगे ताकि स्टेबल हो जाए, ठीक है ना। तो चलिए, ये दूसरा पॉइंट था। कहते हैं इसी पॉइंट में टेंडेंसी टू एक्वायर ये वाला कॉन्फ़िगरेशन, नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन, या कह टेंडेंसी टू एक्वायर ये वाला कॉन्फ़िगरेशन या नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल, 8 इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्टेट रूल, लुईस ऑक्टेट रूल। ये वाली एक्वायर जो टेंडेंसी है, इसको एक्वायर करने की जो टेंडेंसी होगी, इसको कहेंगे लुईस ऑक्टेट रूल। तो ये टेंडेंसी होगी ताकि 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए और उसकी वजह से केमिकल कॉम्बिनेशन होंगे। इसीलिए मैंने कहा
काज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, तो काज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में आ जाएगा, लेकिन नेसेसरी कंडीशन बॉन्ड फॉर्मेशन में नहीं होगा। तो उस बात को मैं बता रहा हूँ फिर एक बार कि नोट करके इस बात को दिमाग में रखिए कि टू एक्वायर नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट नेसेसरी कंडीशन फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि देखिए कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे BeCl2 को देखिए, बेरिलियम क्लोराइड, भाई जाहिर सी बात कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पे अगर बेरिलियम देखिए, यहाँ पे HCl, यहाँ पे HCl, बेरिलियम सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है। आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन 7 ग्रुप का एलिमेंट, आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 7 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की कमी ऑक्टेट पूरा करने में एक बेरिलियम ने प्रोवाइड किया, एक क्लोरीन ने प्रोवाइड किया। 1 2 3 4 5 6 और 7 ये आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 ये चला गया। ठीक है, आप देखिए ज़रा सा, क्लोरीन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, दोनों क्लोरीन का, लेकिन इस बेरिलियम का देखिए तो क्या हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स हुआ है, लेकिन बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है ना, बॉन्ड का तो बना हुआ है, बॉन्ड का फॉर्मेशन तो हुआ है। अब देखिए अगर PCl5 को देखिएगा तो देखिए फास्फोरस एक यहाँ से, 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 5 क्लोरीन एटम के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किया। क्लोरीन फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, पांचों का इस्तेमाल करके क्या किया कि बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। अगर देखा जाए तो 2 4 6 8 10 इलेक्ट्रॉन हो गया फास्फोरस में। क्या ये ऑक्टेट है? तो 8 से बढ़ भी जाता है बहुत सारी जगहों पे, और 8 से कम भी हो जाता है बहुत सारी जगहों पे। इसका मतलब ये देखिए, लेकिन बॉन्ड तो बना हुआ है, PCl बॉन्ड भी बना हुआ है, BeCl बॉन्ड भी बना हुआ है, तो नेसेसरी कंडीशन नहीं है। हाँ, केमिकल कॉम्बिनेशन का रीज़न तो ज़रूर है, काज तो ज़रूर है। तो ये बात, तो ऐसे अभी तो 2 एग्जाम्पल लिखे, बहुत सल्फर हेक्साफ्लोराइड देखिए, ठीक है, NO देखिए, माने बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, 1 2 नहीं, बहुत मिल जाएंगे जहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, या 8 से ज़्यादा भी है और 8 से कम भी है, लेकिन बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। इसलिए कहोगे कि नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करना ये नेसेसरी कंडीशन बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए नहीं है। बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए नेसेसरी कंडीशन, जब भी ये काम हुआ होगा ना, तो यहाँ पे एनर्जी ज़रूर रिलीज हुई है। ठीक है ना, तो नेसेसरी कंडीशन केमिकल कॉम्बिनेशन के लिए क्या है, बोलिए, डिक्रीज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, ये बातें हो गई। उसके बाद 2 पॉइंट हो गए। तीसरे पॉइंट में कोसेल एंड लुइस क्या कहते हैं कि इन ऑर्डर टू एक्वायर नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन, जो तीसरा पॉइंट फिर बनेगा, इन ऑर्डर टू एक्वायर नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या करेगा, एटम एलिमेंट या तो इलेक्ट्रॉन का लूज करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, और इस बेस पे 3 तरह के केमिकल बॉन्ड होंगे, एक कोवैलेंट बॉन्ड, एक इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, कहा गया कि केमिकल कॉम्बिनेशन क्यों हुआ। दूसरा पॉइंट में क्या कह रहा है, केमिकल कॉम्बिनेशन क्यों हो रहा, कह रहे हैं ये काम होने के लिए, माने नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने के। जिनके पास ये नहीं होगा वही केमिकली एक्टिव होंगे, यानी वो केमिकल कॉम्बिनेशन करेंगे। तीसरे पॉइंट में कह रहे हैं कि ये प्राप्त करने के लिए, नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने के लिए इनके पास 3 रास्ते हैं। जो एलिमेंट हैं 3 काम कर सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर सकते हैं, या इलेक्ट्रॉन का लूज कर सकते हैं, या इलेक्ट्रॉन का गेन कर सकते हैं। और इस बेस पे 3 तरह का बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड मिल जाएगा। कौन कौन, एक तो होगा आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड, तीसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड।
अच्छा, फिर नेक्स्ट चौथा पॉइंट जो होता है कोसेल एंड लुईस का, वो कहते हैं कि केमिकल या नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने में जितने इलेक्ट्रॉन का लूज या गेन हुआ या जितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई वो रिप्रेजेंट करता है वैलेंसी ऑफ एटम। जैसे मान लीजिए ये एक्वायर करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन किसी ने लूज किया है या किसी ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है तो वहाँ पे वैलेंसी 1 हो जाएगी। 2 का ये हुआ है तो 2 हो। इसी तरह से अगर एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों ने शेयर किया है, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों ने शेयर किया है, तब क्या हो जाएगा, वैलेंसी 1 हो जाएगी। 2-2 इलेक्ट्रॉन दोनों ने दिया हुआ है, जैसे यहाँ ने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया, और अगर इसके बीच अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, ये इस तरह से उसको क्या रिप्रेजेंट है, जो इलेक्ट्रॉन का लूज या गेन हुआ या जितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई उसको रिप्रेजेंट करेगा वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। वैलेंसी ऑफ एलिमेंट या एटम की वैलेंसी को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये 4 पॉइंट के अंतर्गत, यानी इस पूरे 4 पॉइंट पे कोसेल एंड लुईस जो थ्योरी थी ये बेस्ड थी। उम्मीद है कि सबको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अब जो आपको 3 तरह के जो बॉन्ड का नाम मैं लिया हुआ, उन 3 बॉन्ड के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन पहले तीनों बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा मैंने समराइज कर देते हैं तो आसानी होगी। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर आगे जो है बात करते हैं। ठीक है, इसको जल्दी से कर लीजिए 1 मिनट के अंदर अंदर। तो 3 तरह के बॉन्ड की जो बात हम करेंगे, ठीक है, 3 तरह के जो बॉन्ड की बात करेंगे उसमें सबसे पहला इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड। चलिए पहले नंबर 1, 3 टाइप्स के बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड। इसमें क्या होगा, मैंने कहा थोड़ी थोड़ी समरी। और कोवैलेंट, और तीसरा कोऑर्डिनेट, और डिटेल तो इनका एक एक करके पढ़ेंगे। देखिए इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की क्या खुसूसियात होंगी, क्या खासियत होंगी, क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगी। इसमें इलेक्ट्रॉन का लूज या गेन होगा, ठीक है ना, लूज या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें एक एटम इलेक्ट्रॉन का लूज करेगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। इसमें होगा दोनों इलेक्ट्रॉन का इक्वल कंट्रीब्यूशन करेंगे, इक्वल कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड म्यूचुअल शेयरिंग, दोनों बराबर बराबर कंट्रीब्यूट करेंगे और दोनों शेयर करेंगे, म्यूचुअल शेयरिंग। और इस वाले में क्या होगा, कोई एक एटम डोनेट करेगा, वन एटम कंट्रीब्यूट करेगा एंड शेयर बोथ, शेयरिंग दोनों करेंगे, है ना, शेयरिंग दोनों करेंगे, कंट्रीब्यूट कोई एक करेगा। ठीक है सर, ये कंट्रीब्यूट दोनों करेंगे, शेयरिंग कोई